सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का आपका चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट्स। और ऑल्टरनेटिंग करंट्स में भी हम जो एसी सर्किट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आज हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को काफी इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखना। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड ये कंपल्सरी हर साल आता ही आता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं अभी। बात करें अगर एसी सर्किट्स की, तो एसी में यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स में जो तीन आपके मेन कंपोनेंट्स है, या कहूंगा कहानी का जो मेन हीरो है वो है रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रियल लाइफ में ऐसे लगते हैं, फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड जो कॉपी पे आप इनका सिंबल बनाते हो वो कुछ इस तरह का होता है। रेजिस्टर के लिए ऐसे बनाते हैं, कैपेसिटर के लिए 2 वर्टिकल लाइंस खींच देते हैं पैरेलल, और इंडक्टर के लिए हम इस तरह कॉइल दिखा देते हैं यहाँ पे। अगर हम इनको किसी सर्किट में लगाते हैं तो ये अपना पार्ट प्ले करते हैं वहां पे। जैसे कि रेजिस्टर का काम होता है करंट को कम करना, करंट ये कम कर देगा। फिर कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना। और बात करें अगर इंडक्टर की, तो इसका काम होता है इंडक्टेंस क्रिएट करना। एंड अगर डायरेक्ट करंट में आप इसको अटैच करोगे तो बेसिकली ये कॉइल ऑफ वायर है, ये सिंगल करंट को ऐसे ही पास ऑन कर देगा। डायरेक्ट करंट में इंडक्टर का ज्यादा कोई काम नहीं होता, ज्यादा क्या होता ही नहीं है। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट्स या जहां पे करंट चेंज हो रहा हो वहां पे काम करता है। तो ये तीन आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। बात करें रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट में भी लगा दें तो क्या होता है, इसके अंदर करंट और वोल्टेज साथ साथ आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब अगर वोल्टेज ऐसे जा रहा होगा तो करंट भी उसके साथ साथ सेम टाइम में ही आगे जा रहा होगा, राइट। लेकिन ये चीजें बदल जाती हैं फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इनके साथ क्या होता है, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर लगाते ही एक अचानक से बदलाव आ जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में। देखो यहाँ पे करंट आगे आगे भागने लगता है और वोल्टेज पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लैग कर जाती है बाय 90 डिग्री बिहाइंड द करंट। मतलब करंट आगे आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा। किस केस में? इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो ये चीज आप याद रखना। अब इसी का ऑपोजिट काम करता है इंडक्टर। इंडक्टर भी वोल्टेज एंड करंट का जो तालमेल है बिगाड़ देता है। एंड यहाँ पे वोल्टेज आगे आगे चलने लगता है एंड करंट पीछे हो जाता है। बेसिकली चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, ये करंट और वोल्टेज का जो तालमेल है बिगाड़ देते हैं। एंड यहाँ पे करंट या फिर वोल्टेज, कोई दोनों में से एक चीज आगे हो जाती है एंड सेकेंड चीज पीछे आ जाती है। यही चीज होती है दोनों में। अब यहाँ पे किसी एक का केस आप याद कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर के लिए याद कर लो, करंट आगे चलेगा, वोल्टेज लैग करेगा। और उसी का उल्टा इंडक्टर के लिए वोल्टेज आगे चलेगा, करंट लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री, ये कभी भी पूछ लेते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होगा, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी को अगर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से समझे तो क्या होगा, देखो रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर में क्या है, जहां वोल्टेज जाएगी जैसे जैसे उसी के साथ साथ करंट भी जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के केस में मैंने बताया कि आपका करंट आगे आगे जाएगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे चलेगा एंड वोल्टेज हमारा यहां हो जाएगा। तो ये अगर वोल्टेज है, करंट इससे 90 डिग्री देखो आगे चल रहा है। हमें पता है कि क्लॉकवाइज जो आपका ये एंगल होता है ये माइनस में जाएगा इधर, यानी कि -90 डिग्री। तो 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज करंट के कंपैरिजन में। ये होता है डायग्राम की हेल्प से इस चीज को शो करना। इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। अभी आगे भी इसके बारे में और देखेंगे। और अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में इसका ऑपोजिट होता है। इंडक्टर में अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज इसको लीड करता है। वोल्टेज पॉजिटिव एंगल लेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री, एंड वोल्टेज विल लीड द करंट बाय 90 डिग्रीज। तो यहाँ वोल्टेज लीड करेगा एंड यहाँ पे आपका करंट लीड कर रहा है। करंट आगे चल रहा है, इससे -90 डिग्री, वोल्टेज पीछे चल रहा है। यहाँ करंट आपका ऐसे है और वोल्टेज इसको लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलो आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक ही सर्किट में लगा दें। कुछ इस तरह, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टर लिया, लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया और एक इंडक्टर लगा दिया, और इसको एक एसी सप्लाई से इस तरह जोड़ दिया। इसी को बोलते हैं LCR सर्किट। तब क्या होगा, तो इसी को समझने के लिए हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो करंट हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है जो हमारी एक्स एक्सिस है। तो करंट के साथ साथ वोल्टेज होगा, काहे के लिए, फॉर रेजिस्टर। तो मैं यहाँ पे कहूंगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो अक्रॉस दी एक्स एक्सिस में ले रहा हूं, यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर एंड इंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए
वोल्टेज किधर जाएगा, वोल्टेज जाएगा नीचे, यानी कि VC जो होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो आपका लैग करेगा बाय 90 डिग्री। -90 है इसीलिए देखो नीचे की तरफ इधर की तरफ लैग कर रहा है। और बात करें इसकी इंडक्टर की, तो इंडक्टर का जो अक्रॉस वोल्टेज होगा यानी कि V अक्रॉस इंडक्टर ये आपका 90 डिग्री लीड करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री लीड करेगा ये रेजिस्टर वाले वोल्टेज को यानी कि मेन करंट को। अगर हम इसको करंट भी मान लें तो जो करंट है इससे ये 90 डिग्री ऊपर है और ये 90 डिग्री पीछे है, मतलब ये 90 डिग्री आगे रहेगा और ये 90 डिग्री पीछे रहेगा। और जो रेजिस्टर वाला आपका वोल्टेज रहेगा वो साथ साथ चलेगा करंट के। सो आई होप आप लोग को ये लैगिंग एंड लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम थोड़ा दिमाग में रखना बिकॉज कई क्वेश्चंस में हमें इसका भी यूज पड़ता है। सो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ दीज थ्री थिंग्स। जैसे मान लो कोई रेजिस्टर है, किसी रेजिस्टर को जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो ये क्या करता है, करंट को कम कर देता है। तो इसका काम होता है करंट को रोकना। तो इसका काम तो क्लियर है, चाहे आप डीसी में लगाओ चाहे आप एसी में लगाओ। लेकिन अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को अगर हम डीसी में सीरीज में लगा दें तो ये तो करंट को रोक देता है क्योंकि इसमें पैरेलल प्लेट्स होती हैं, करंट इसको होके नहीं जा सकता है आगे। लेकिन अगर हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में लगाते हैं तो ये भी करंट को रोकने लगता है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पैदा करता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसकी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्यों? बिकॉज ये एसी सर्किट के साथ रिएक्ट करता है और करंट को कम करता है, करंट को रोकता है। तो इसीलिए इसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। और इसका रिएक्टेंस निकलता कैसे है देख लो, XC बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। मतलब एक कैपेसिटर लगा दोगे सर्किट में तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC बराबर होता है 1/ωc। अब ये ओमेगा कहां से टपक गया? सो ओमेगा आपने पढ़ा होगा दैट ओमेगा होता है इक्वल टू 2πf। ये अगर फॉर्मूला आप याद रख रहे हो तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको, दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो बस इतना याद कर लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा 1/ωc। ओमेगा की जगह रख दो 2πf रख दिया। सो फॉर्मूला क्या बन गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस का? इट इज 1/2πfc। अगर ये नहीं याद रखना है तो 1/ωc याद रखो, आसान रहेगा। बस ओमेगा का वैल्यू याद रखो, ओमेगा क्या होता है 2πf। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर भी वही चीज है। अगर हम इंडक्टर को एक डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी सर्किट में लगाते हैं तो वहां तो एक सिंपल वो वायर की तरह बिहेव करता है बिकॉज वो तार का ही कॉइल होता है। लेकिन अगर हम इसको एक एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में लगाते हैं तब ये भी करंट को रोकने लगता है, यानी कि ये भी कुछ रेजिस्टेंस पैदा करता है। एंड इसके भी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसके भी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस, बिकॉज ये सर्किट के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड वहां पे करंट को रोक रहा है। तो इसके रिएक्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस कॉज हो रहा है। इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। याद रखना इंडक्टर के लिए हम L यूज करते हैं, कहते नहीं है LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में L आपका इंडक्टर होता है, C कैपेसिटर होता है, R रेजिस्टर होता है। तो L इंडक्टर, इसीलिए XL से डिनोट करेंगे इसको। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होती है ओमेगा L। ये स्ट्रेट सामने मल्टीप्लाई में हो रही है, यहाँ देखो डिवाइड में था 1/ωc XC, लेकिन XL होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा L के। और यहाँ पे इसका ओमेगा की जगह अगर 2πf रख दोगे तो ये हो जाएगा 2πfl। तो ये आ गया तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद रखना। याद करने का ट्रिक वही है, ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखने से अच्छा इसको याद कर लो। XC इज इक्वल टू 1/ωc कैपेसिटिव रिएक्टेंस में डिवाइड में आता है, और XL इज इक्वल टू ओमेगा L। बाकी ओमेगा की जगह 2πf रख दोगे, फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अभी आगे, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बाद अभी हम बात करते हैं इंपेडेंस की। इंपेडेंस भी एक ऐसी चीज है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। सो इंपेडेंस देखो, जैसे अभी हमने बात की रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस से ही आपका इंपेडेंस पैदा होता है। इंपेडेंस को डिनोट करते हैं Z से, और ये भी आपका ओम में ही आएगा। मतलब ये भी एक तरह से यही बता रहा है कि सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। मतलब रिएक्टेंस का ही टोटल आप कर दोगे तो इंपेडेंस आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आगे लिख भी रखा है टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन कहना मत इसको टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज एसी सर्किट्स में टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट इंपेडेंस, एंड इसको डिनोट करते हैं Z से। अब देखो ये कैसे निकलता है। सो अभी हमने एक फेजर डायग्राम देखा था जहां पे मैंने वोल्टेजेस की बात की थी कि फॉर रेजिस्टर वोल्टेज कैसे होता है एंड कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए वोल्टेज कैसे कैसे होता है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंपेडेंस के लिए अलग अलग रिएक्टेंसेस को। सो यहाँ पे देखो, अगर हम रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ऐसे माने, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज फॉर रेजिस्टर आपका ऐसे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हम ऐसे ले लेते हैं अभी के लिए। तो जो रिएक्टेंस होते हैं, रिएक्टेंस का भी एक्सिस आपका हो जाएगा जैसे
VC नीचे की तरफ था तो उसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नीचे की तरफ इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी आपका लैग करेगा। इसी तरह XL आपका ऊपर की तरफ होगा और ये आपका लीड करेगा फ्रॉम दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आई होप इतना समझ गए होगे। अब यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं कि यहाँ पे XC को यहाँ से कट कर दे, इस जगह से कट कर दे, और इसको हम ऊपर एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे ले लेते हैं XC। बस यहाँ पे हमने क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया है तो यहाँ पे इसमें हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सो आई होप ये चीज समझ गए होगे। हमने क्या किया, XL और XC को एक ही डायरेक्शन में ले लिया। अब यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं XL माइनस XC। आई होप ये चीज समझ गए होगे। XL माइनस XC मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं इसलिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे रिएक्टेंस है, कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का हम वेक्टर से अगर रिजल्टेंट निकालें तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऐसे। इसी रिजल्टेंट को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, यही इम्पीडेंस है। तो इस रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे, Z इज इक्वल टू लिखोगे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A यहाँ पे क्या है, जो नीचे वाला ये एक्सिस है, यानी कि R का स्क्वायर, प्लस इधर क्या है, इधर आपका है XL माइनस XC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर। तो सिंपल ये आपका बन गया इम्पीडेंस का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर फेजर डायग्राम समझ गए होगे तो ये भी चीज समझ गए होगे कैसे हमने निकाला। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ये फाइनल इम्पीडेंस का रिजल्टेंट हमें दिख रहा है, मतलब वही इम्पीडेंस हमें दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई अभी के लिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये फाई एंगल कितना है, जनरली क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos फाई। सो cos फाई हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देख लो बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। सो यहाँ पे cos फाई के लिए यहाँ पे बेस हमारा है r, यानी कि सो यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू बेस हमारा तो है r, यहाँ पे देख लो फाई एंगल के लिए बेस r है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे z है, यही इंपेडेंस जो है, तो r अपॉन z ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा ये बन गया फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर। सो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कई बार पूछा गया है। पावर फैक्टर आप निकाल के दिखाओ, तो अगर इंपेडेंस निकाल लोगे, z का वैल्यू निकाल लोगे, तो z और r की मदद से आप cos फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो आई होप ये भी चीज समझ गए होगे। यहाँ पे इंपेडेंस एक ये चीज और दूसरी चीज पावर फैक्टर, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट। सो इसके बाद अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, बस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। सो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि एक स्पेशल केस होता है एसी सर्किट्स में, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे क्लास 10th में आपका एक रेजोनेंस टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट था, तो उसी तरह एसी सर्किट्स में भी रेजोनेंस होता है। इसके बारे में पढ़ लो, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे सर्किट में एक इंडक्टर भी लगाओ, ये एलसीआर में ही होगा, सिर्फ एलसीआर सर्किट में इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, और ये दोनों का रिएक्टेंस जब इक्वल हो जाता है, यानी कि जब XL बिकम्स इक्वल टू XC, तब उस केस में हम कहते हैं कि वहां पे रेजोनेंस हो गया है। तो रेजोनेंस के केस में कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे कि आपका इंपेडेंस Z सबसे कम हो जाता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, याद कर लेना बिकॉज एग्जाम में भी पूछी जाती है कभी कभी। और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कम हो गया तो ऑब्वियसली करंट सबसे ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस के केस में ये कुछ चीजें होती हैं। और सबसे खास चीज इसका डेरिवेशन भी एक आता है। सो डेरिवेशन कैसे करेंगे देख लो। हमें पता है मेन कंडीशन XL जब XC के बराबर होगा तब रेजोनेंस होता है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो। XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। अब यहाँ पे इनका वैल्यू रख दो। ओमेगा L की जगह लिख सकते हैं 2 पाई f L और ओमेगा C की जगह हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई f C। अब क्या करो, 2 पाई f को एक साइड ले आओ, LC एक तरफ ले आओ, तो 2 पाई f का होल स्क्वायर हो जाएगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन LC। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। अब यहाँ पे f को सब्जेक्ट रहने दो, बाकी सब चीजें इधर ले आओ। तो यहाँ पे बस f को इधर रहने देंगे, बाकी सब चीजें 2 पाई इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये हो जाएगा हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। f का वैल्यू निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में आता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमसे पूछा जाता है, तो हम
इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन ये फॉर्मूला है, कई बार ये पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाता है, हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको जरूर से देख लेना। अगर बाय चांस वहां भूल जाते हो कि क्या था एक्चुअल फॉर्मूला, तो इस कंडीशन से स्टार्ट करके डेराइव भी कर सकते हो साइड में रफर बना के। और कभी कभी ये डेरिवेशन भी आ जाता है काफी आसान। अगर आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता है तो बस आपको इक्वेट करके फॉर्मूला बना देना है। तो आई होप ये भी समझ गए होगे। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, सो आते हैं उन पे। सो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये। अब ये आपका मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से उठाया है, सो इसको पढ़ते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है एन 80 ओम रेजिस्टर, अ 1 हेनरी इंडक्टर एंड अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं, देखो रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और यहाँ पे कैपेसिटर भी है। यानी कि कौन सा सर्किट है ये है LCR सर्किट। पहली चीज तो हमें ये पता लगी, और जितनी भी चीजें ये हैं ये हम गिवन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद है आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। यानी कि हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और इनको हमने 220 वोल्ट से 220 वोल्ट AC से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा सर्किट है। फिर है सच दैट द सर्किट ड्रॉज द मैक्सिमम करंट एट दिस स्टेज, कैलकुलेट। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, वही हमें पहले निकालना है। तो चलो करते हैं इसको। तो यहां पे मैंने गिवन लिख लिया, R इज इक्वल टू 80, L इज इक्वल टू 1 हेनरी, C इज इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड यानी 40 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और वोल्टेज हमको दे रखा है 220 वोल्ट। पहले पार्ट में हमें F निकालना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो F इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो बस सारी वैल्यूज एक एक करके यहाँ पे रख देंगे। तो 1/2 पाई ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट में L का वैल्यू रखेंगे वो है 1 हेनरी और C का वैल्यू रखेंगे वो है 40 इंटू 10⁻⁻6। बस ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में एंटर करोगे, जैसे आप इक्वल टू प्रेस करोगे ये आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये चुटकी बजा के निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? XC का भी फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या था? XC कैसे निकालेंगे? XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा का मतलब 2πf यानी कि 1/2πf और आगे C। तो यहाँ पे बस सबकी वैल्यू रख देंगे, 1/2π ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कैलकुलेटर में पाई होता है, इसका वैल्यू आप मत रखना, कैलकुलेटर आपके जब है तो उसको यूज करो। फिर यहाँ पे 2π इंटू F का वैल्यू रखेंगे, F हमने जो निकाला है लास्ट पार्ट में इसको रखेंगे 25.16। तो ये 25.16 रखा इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 यानी C के वैल्यू को रखा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 158.14। कैलकुलेटर से निकाल लो, आपको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज ISC बोर्ड में कैलकुलेटर्स आपको इसी पर्पस के लिए दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट इसके बाद C पार्ट में हमें निकालना है इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। सो इंपेडेंस यानी कि Z वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो निकालना है अब। सो इंपेडेंस कैसे निकालेंगे देख लो। इंपेडेंस के लिए Z का फॉर्मूला यूज करेंगे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर XL हमें चाहिए, XL हमें नहीं निकाला है, हमने XC निकाला था लास्ट पार्ट में। XC का वैल्यू तो हमें पता है इतना है, बट XL का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो XL का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L यानी कि 2πfL। 2π ऐसे ही रखा, F का वैल्यू रखा 25.16 जो हमने निकाला था, एंड L का वैल्यू 1 रख दिया, कैलकुलेट किया, इतना आ गया। अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे अपने इंपेडेंस वाले फॉर्मूला में, यानी कि R 80 था, गिवन में मैंने लिखा था। हमें यहाँ पे XL माइनस XC का वैल्यू रखना है। यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे एक्चुअली XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये है कि अगर XL या XC में से जो भी चीज बड़ी है तुम्हें उसमें से दूसरी वाली चीज माइनस करनी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है दैट XL पहले ही लिखो या XC को पहले ही लिखो, जो भी दोनों में से बड़ा है उसको तुम पहले लिख के छोटी वैल्यू को उसमें से माइनस कर सकते हो, ये होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे XL माइनस XC करना था, हमें पता है XL का वैल्यू छोटा है 158.08 और XC जो हमने निकाला था वो आया था 158.14। सो यहाँ पे इन दोनों का ही वैल्यू थोड़ा सा कम ज्यादा है, बाकी अगर आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 158.14 माइनस 158.08 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली 79.99 आएगा, एंड बेसिकली ये आ जाएगा आपका 80 ओम अप्रोक्स अगर हम ले तो, वरना आप पॉइंट में चाहते हो 79.99 ओम भी सही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में था यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो अब करंट निकालना है फोर्थ पार्ट में। सो करंट कैसे निकालेंगे? करंट निकालेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू होता है IR, यानी कि I इज इक्वल टू होता है V/R।
तो V बाय आर, अब AC सर्किट में रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, पूरा इंपेडेंस होता है, तो यहाँ पे I विल बी इक्वल टू V बाय जेड। जेड का मतलब क्या है, वही रेजिस्टेंस, तो इक्वल टू V हमें दिया हुआ था 220 वोल्ट, वो रखा, Z जो इंपेडेंस हमने लास्ट में निकाला था वो रखा। आप चाहो तो पॉइंट वाला भी रख सकते हो और एक्यूरेट वैल्यू आएगा पॉइंट में। तो यहाँ पे 220/80 ये हो जाएगा 2.75 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे इसका एक और पार्ट था अभी, ये वाला फेज डिफरेंस हमें बताना था फिफ्थ पार्ट में, फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव वोल्टेजेस, यानी कि VC और VL के बीच हमें फेज डिफरेंस बताना है। तो देख लो, अभी मैंने इसका फेजर डायग्राम बनाया था, VL होता है ऊपर की तरफ और VC होता है नीचे की तरफ, ये लैग करता है, वो लीड करता है, और VR होता है ऐसे। तो अगर हम देखें VL और VC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बीच कितना ये एंगल है, तो ये आपका है 180 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सो बिटवीन द इंडक्टर वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री दोनों एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इसको रीड करते हैं। यहाँ पे है अ 400 ओम रेजिस्टर, 400 ओम का रेजिस्टर है, अ 3 हेनरी इंडक्टर एंड अ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, यानी कि इसमें रेजिस्टर भी है, इसमें इंडक्टर भी है और इसमें कैपेसिटर भी है, यानी कि ये पूरा पूरा LCR सर्किट है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में हो जाता है कि दो ही चीजें दी होती हैं, बट मोस्टली LCR पूरा पूरा आता है। जहां पे भी कोई एक चीज मिसिंग हो फॉर्मूले में उस चीज को मत रखना, बस बात खत्म। फिर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। अब ध्यान रखना है 50 हर्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल वाला फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग होता है। फिर है कैलकुलेट क्या करना है हमें फर्स्ट पार्ट में, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस निकालना है। बहुत ही इजी है, अब आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक ये सब निकालना। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को देखते हैं। आर हमारा, ये सारी चीजें हमने गिवन लिख ली है, आर 400 है, एल 3 हेनरी है, सी 5 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज 220 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सारी चीजें आप गिवन में लिख लोगे तो बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, इंपेडेंस यानी कि Z। तो Z का फॉर्मूला लिखेंगे √R² प्लस XL माइनस, और XL माइनस भी नहीं, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर लगता है। अब यहाँ पे आपको XL और XC चाहिए, बिकॉज R का वैल्यू तो गिवन है, बट XL और XC हमें नहीं पता है। हमें L और C का वैल्यू पता है, बट रिएक्टेंस हमें नहीं पता दोनों का। तो रिएक्टेंस निकाल लेंगे पहले दोनों का। सो XL विल बी इक्वल टू ओमेगा L, यहाँ पे सब वैल्यूज रख दो, ओमेगा की जगह 2πfL, 2π रखा, F का वैल्यू हमें दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये रखा, L का वैल्यू रखा 3 यानी कि इंडक्टर का वैल्यू। सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 942.48। मैंने एग्जैक्टली पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू लिया है। फिर इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, XC इज इक्वल टू 1/ωc, एंड इसमें वैल्यू रख देंगे ओमेगा की जगह 2πfc। 2π ऐसे ही रखो, F की जगह 50, फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है, और कैपेसिटेंस भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है 5 माइक्रोफैराड, ये रख देंगे। बस इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर दोगे, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया XL का वैल्यू, देखो ज्यादा है XC से, तो बस यहाँ पे XL माइनस XC कर दो, यानी कि R का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और बस ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में रख के जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 503.5 ओम, ये आ जाएगा इंपेडेंस। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है। तो करंट अगेन कैसे निकालेंगे, ये यूज करेंगे I इज इक्वल टू V बाय R से। R यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ होता है इंपेडेंस, तो I इज इक्वल टू V बाय Z, यहाँ पे हो जाएगा V हमारा 220 है, Z हमने निकाला है 503.5, ये रख देंगे, कितना आ जाएगा 0.44 एम्पियर। सो आई होप समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ड्रॉ अ लेबल्ड ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंपेडेंस, यानी कि Z का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ अ LCR सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो LCR सर्किट का हमें ग्राफ बनाना है ऑफ द इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। Z इधर लेना है y एक्सिस में और x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। तो कैसे बनेगा देख लो, इसका जो ग्राफ होता है फिक्स होता है। जब LCR सर्किट यूज किया जाएगा तो वहां पे इस तरह का कर्व बनता है, इंपेडेंस फ्रीक्वेंसी कम करने पे बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा करने पे फिर से बढ़ता है, और सबसे कम इंपेडेंस आपका होता है जब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि FR पे होता है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस सबसे कम होगा, यानी कि R के बराबर होगा। बाकी फ्रीक्वेंसी आप उससे ज्यादा करोगे तब भी ये बढ़ने लगता है, फ्रीक्वेंसी आप उससे कम करोगे तब भी इंपेडेंस बढ़ने लगता है। तो ये होता है ग्राफ, ठीक है, LCR सर्किट का है ये, ध्यान रखना।
LCR सर्किट में ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो वहीं पे ही है। LCR सर्किट में इंपेडेंस इस तरह वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं इसको। सो यहाँ पे है एन ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ 200 वोल्ट, ये बेसिकली वोल्टेज आपको दे रखा है, 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड इन LR सर्किट। यहाँ पे सिर्फ LR सर्किट है तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां पे भी कैपेसिटर वाली चीजें होती हैं वो हम नहीं रखेंगे फॉर्मूलाज में, ठीक है। हैविंग अ रेजिस्टेंस R ऑफ 10 ओम, रेजिस्टर हमें दिया हुआ है 10 ओम का, एंड एन इंडक्टेंस L ऑफ 0.05 H, यहाँ पे इंडक्टर का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज। सो कैलकुलेट हमें करना है पहले इंपेडेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो जो इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो पहले मैंने सारी चीजें गिवन लिख ली हैं, V इतना, F इतना, R इतना और L इतना। फिर इंपेडेंस का फॉर्मूला लिखा R स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। बट मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं तो हम XC वाली कोई चीज नहीं रखेंगे, यानी कि ये स्क्वायर सिर्फ XL पे लग जाएगा तो ये XL का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला और छोटा हो गया क्योंकि कई चीजें इसमें नहीं है। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, राइट। तो बस R स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 10 है हमारा, प्लस XL हमारा कितना है ये हमें दिया नहीं, हमें L का वैल्यू पता है, XL निकालना है। सो XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, ओमेगा L, ओमेगा की जगह रखो 2πf L, 2πf 2π ऐसे ही रखा, F का वैल्यू 50 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, L का वैल्यू 0.05 है। बस सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 15.71, ये आपका ओम में आता है, ठीक है। रिएक्टेंस जितने भी होंगे ओम में आएंगे, इसका वैल्यू यहां रख देंगे। तो बस इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.62 ओम। सो ये आ गया इंपेडेंस। देन हमसे पूछा गया है करंट सेकंड पार्ट में, तो करंट I इज इक्वल टू V/Z होता है। आई होप समझ गए होगे ये चीज कैसे निकालनी है। V होता है 220, Z हमने निकाला है 18.62, ये रख दिया, कितना आ जाएगा 11.82। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज पूछी गई है, दैट ड्रॉ अ लेबल्ड ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये XL ऐसे होगा, XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी F, यानी कि इस बार हमें XL का ग्राफ बनाना है वर्सेस फ्रीक्वेंसी। पहले हमने बनाया था इंपेडेंस का ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस बार हमें बनाना है XL, सिर्फ हमें इंडक्टर के लिए बनाना है ग्राफ। तो कैसे बनेगा देख लो, ये है ग्राफ। यहां पे सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो ग्राफ इसका कैसे होगा देखना। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL होता है ओमेगा L के बराबर, यानी कि जैसे जैसे आपका इंडक्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे XL भी बढ़ेगा। तो ये एक लीनियर ग्राफ होता है। यहाँ पे दिस विल फॉर्म अ लीनियर ग्राफ, एक लाइन बनेगी सीधी सीधी बस, जो कि इंक्रीजिंग वे में होगी। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंस है, ये आपका F है, इस तरह बन जाएगा सीधे सीधे। अगर मैथ्स में समझ है आप लोग को तो इसका आपका लीनियर ग्राफ बनता है। फिर अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, वैसे तो आपका आंसर इतना ही है, ये आपका आंसर है बस। बट मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन तो ये बनाओगे। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में पूछा जाता है तो कैसे निकालोगे इसको देख लो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है XC, ये होता है 1/ωc। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ओमेगा में मतलब F यहाँ पे नीचे है, तो F जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिएक्टेंस कम होता जाएगा। तो F के बढ़ने पे ये रिएक्टेंस इस तरह कम हो रहा है, क्योंकि अपॉन में है इसलिए लीनियर रिलेशन नहीं है, कर्व इस तरह बनेगा डिक्रीजिंग, राइट। सो इस तरह बनेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ। हमसे पूछा गया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इस तरह का ग्राफ बना के हम आंसर कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। सो 3 क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितना भी तुम लोग को एक्सप्लेन किया है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।